हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन पर चर्चा करेंगे कि अगर दो कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन है और पार्टीज आपस में यह तय कर ले कि केस केवल एक ही कोर्ट में फाइल होगा, तो क्या ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है। तो ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल जुडिशरी 91 में पूछा गया था, हरियाणा जुडिशरी 2004 में भी पूछा गया है और IAS की एग्ज़ाम 2003 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन किस हिसाब से आया था कि वेयर टू कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ए सूट, एन एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन द कंसर्न्ड पार्टीज दैट द सूट शुड बी फाइल्ड इन वन ऑफ दोज कोर्ट्स अलोन एंड नॉट इन अदर डिसाइड। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये जुडिशरी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए और जितने भी लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे इश्यू को हम ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट की लीगल वैलिडिटी बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि वेयर टू कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ए सूट, यानी किसी सूट को ट्राई करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन है और पार्टीज आपस में एग्री कर लेती हैं कि वो डिस्प्यूट है वो किसी एक कोर्ट में फाइल किया जाएगा, तो ऐसा एग्रीमेंट है वो वैलिड होगा और एनफोर्सेबल होगा। तो इसके रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हुकुमचंद वर्सेज गेमोन इंडिया लिमिटेड AIR 1971। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था कि जब दो से ज़्यादा कोर्ट्स किसी मैटर में ज्यूरिसडिक्शन रखती हैं तो पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट होगा कि हमारे बीच कोई विवाद होता है तो हम किसी पर्टिकुलर कोर्ट में जाएंगे और दूसरी कोर्ट के अंदर नहीं जाना है, तो ये एक लीगली वैलिड एग्रीमेंट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए कि जब when two or more courts have jurisdiction, parties can agree to file a suit in one court only. Such an agreement is valid, binding and enforceable. तो इसका एग्जाम्पल अपने समझ लेते हैं। मान लीजिए A और B दो पार्टीज़ हैं और उनका कोई डिस्प्यूट है जिसमें दिल्ली कोर्ट को भी ज्यूरिसडिक्शन है और मुंबई कोर्ट को भी ज्यूरिसडिक्शन है। तो उन्होंने पहले से एग्रीमेंट कर रखा है कि हमारे बीच में जो भी डिस्प्यूट होगा तो हम सिर्फ दिल्ली कोर्ट के अंदर ही जाएंगे, तो ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है, वैलिड है। तो दूसरी पार्टी है वो बाद में, तो इसका एक अपने एग्जांपल जनरल लाइफ में देखते हैं। हम किसी शॉप में शॉपिंग करने जाते हैं और जब हम बिल लेते हैं तो उसके अंदर, जैसे हम जयपुर में शॉपिंग करने गए हैं तो वहाँ पे आप देखोगे कि बिल के अंदर लिखा होगा कि ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू जयपुर कोर्ट टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जयपुर कोर्ट ओनली। तो ऐसे एग्रीमेंट है वो वैलिड होते हैं। ऐसे क्लोज होंगे वो कब इनवैलिड हो जाएंगे ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं तो ऐसा क्लोज इनवैलिड है। जैसे कि ट्रांजैक्शन जयपुर में हुआ है और बिल में लिखा हुआ है कि सारे डिस्प्यूट्स हैं वो चेन्नई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर रहेंगे, तो ऐसा जो क्लोज होगा वो इनवैलिड होगा, क्योंकि पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट करके किसी एक, मान लो दो या दो से ज़्यादा कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है तो एक या ज़्यादा कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है नहीं तो पार्टीज एग्रीमेंट करके उस कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन कन्फर नहीं कर सकती है। अगर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट दो से ज़्यादा कोर्ट के पास है तो वो ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर कोर्ट में जाएंगे इनके कोई विवाद होगा तो, लेकिन जिस कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है वहाँ पे जाने के लिए कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते, वहाँ ये एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि व्हेन मल्टीपल कोर्ट्स विद ज्यूरिसडिक्शन तो ये एग्रीमेंट वैलिड होगा। नो ज्यूरिसडिक्शन एट मेंशन्ड प्लेस तो एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाएगा। और ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने केस के माध्यम से निर्णित किया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको डाउट को क्लियर करने की। धन्यवाद।